हेलो एवरीवन। हमारा चल रहा था डिज़ास्टर मैनेजमेंट, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हमारा लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था कि बाढ़ कैसे आती है, क्या रीजंस है, उसके टाइम पे क्या ऑपरेशंस चले, हमारी कौन कौन सी बाढ़ हैं जो बहुत बड़े लेवल पे आई थी। आज हम करते हैं बाढ़ प्रबंधन परियोजना के प्रकार, यानी कि क्या प्रकार है बाढ़ जब भी आपकी आ जाए तो उसकी मैनेजमेंट के लिए हम क्या करें। तो सबसे पहले क्या होता है, आपका जो स्ट्रक्चरल मेजर्स होते हैं यानी कि संरचनात्मक परियोजना होती है, ये चलाई जाती है। ये भौतिक निर्माण पर आधारित होती है, यानी कि जो आपका फिजिकल स्ट्रक्चर होता है उस पर ये होती है। जैसे सबसे पहले आपके क्या जरूरी हैं, बांध। बांध क्या काम करते हैं, जितना भी पानी का प्रवाह तेज आता है उसको नियंत्रित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अपने हरियाणा की ले लो या आप पंजाब की ले लो, कौन सी, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर है। यमुना जल परियोजना कहाँ पर है, हरियाणा क्षेत्र में। कहाँ पर, आपके जो ताजेवाला पे है, ठीक है, ताजेवाला में है, ठीक है, हथनी कुंड ताजेवाला, ठीक है। तो अगर आप बात करो किसकी कि भी क्या प्रबंध की योजना होनी चाहिए, तो पहले हमें स्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए, यानी कि बांध बनाने चाहिए। बांध क्या काम करता है, यानी कि डैम्स जल प्रवाह को नियंत्रित करता है। फॉर एग्जाम्पल भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पे है, और आपका यमुना जल परियोजना हरियाणा क्षेत्र की होगी। फिर हमारा जो तटबंध होता है, ठीक है, तटबंध जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्बैंकमेंट्स, ठीक है। तटबंध क्या होते हैं, आपने देखा होगा हमारी जो रिवर्स होती हैं इनकी जो बाउंड्री होती है, यहाँ पर ये ऊंचे ऊंचे बांध से बनाए जाते हैं, ऊंचे बांध दोनों तरफ। क्यों, ताकि पानी बाहर ना निकले। भाई आपने गामा में आपने रजबाई देखे होंगे, रजबाई की जो साइड में जो दीवार होगा वो एक होगा, तटबंध होगा वो, ठीक है। नदियों के किनारे ऊंचे बंधे बांध बाढ़ का पानी आबादी में जाने से रोकते हैं। उदाहरण जैसे आपका गंगा यमुना तटबंध हो गया। ड्रेनेज सुधार सिस्टम क्या होता है, ड्रेनेज सुधार प्रोजेक्ट या परियोजना क्या होती है, नालों नहरों की सफाई व चौड़ीकरण, यानी कि जो आपकी नहरें हैं उनकी सफाई टाइम टू टाइम होना चाहिए, और उनके भाई जो नाले हैं उनको थोड़ा थोड़ा चौड़ा कर दो, नहरों को थोड़ा थोड़ा चौड़ा कर दो। शहरी बाढ़ नियंत्रण, हमेशा यहाँ पे बाढ़, वैसे तो गांव में भी आते, भी देखा होगा आप अपने पंजाब, और अभी हमारे 2025 में ही हरियाणा में जगह जगह नहरें टूटी थी। नहरें टूटने की वजह से क्या हुआ था, बाढ़ ही आई थी, खेतों में पानी भरा हुआ था। ये किसको कंट्रोल करता है, अर्बन फ्लड कंट्रोल करता है। ड्रेनेज जो आपके सीवेज सिस्टम हो गया, एक तरह से ये लगा लो सीवेज सिस्टम। बाढ़ विचलन नहरें जो आपकी फ्लड डाइवर्जन कैनल्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अतिरिक्त जल को सुरक्षित दिशा में मोड़ना। जिस तरह आपने गामा में आपने देखा होगा नाले बना दिया करें, उसमें वो किस लिए होता है, एक्स्ट्रा पानी के लिए ही होता है कि बाई चांस कभी तेज बारिश आ जाए या बाढ़ आ जाए तो साइडों में उसमें पानी भर जाए। कृषि क्षेत्रों की सुरक्षा होती है उससे। फिर आपका आ गया असंरचनात्मक परियोजना, यानी कि जो नॉन स्ट्रक्चरल होती है। ये नीति सूचना और प्रबंध आधारित उपाय होती है। कैसी होती है, नीति सूचना और प्रबंध आधारित उपाय है, एक प्लानिंग है जिसमें आपकी एक नीति बनाई जाती है, एक सूचना दी जाती है और फिर प्रबंध किया जाता है। जैसे आपका फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम है, बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली की, भाई सुनामी आने वाली है या बारिश तेज आएगी। ये कौन देता है, आपका एक तो मौसम विभाग देता है, दूसरा हमारा जो सेंट्रल वाटर कमीशन है इसके द्वारा हमें ये चेतावनी दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है, फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है। हमारा जो भारत का मौसम विभाग डिपार्टमेंट और हमारा जो पानी कमीशन है यानी कि वाटर कमीशन है सेंट्रल का, वो दिया जाता है, उसके द्वारा ये चेतावनी दी जाती है। नदी के जल स्तर पर निगरानी रखी जाती है, और एसएमएस और अलर्ट सिस्टम से हमारे तक वो मैसेज पहुंचाए जाते हैं। फिर हमारा जो बाढ़ जोनिंग होता है, यानी कि बाढ़ क्षेत्र जोनिंग, फ्लड प्लेन जोनिंग जो होती है, वहां पर क्या करते हैं, बाढ़ संभावित क्षेत्रों में निर्माण पर नियंत्रण रखते हैं और दीर्घकालीन उसका समाधान करते हैं। आपदा प्रबंधन योजना कौन कौन है, जैसे हरियाणा में आपकी एनडीएमपी है और एसडीएमपी है। एनडीएमपी मीन्स नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है। जिला स्तरीय बाढ़ योजना आपकी क्या होगी, एसडीएमपी। फिर आ गया आपका जन जागरूकता और प्रशिक्षण कैसे दिया जाता है, भाई मॉक ड्रिल के हवाले से, या समुदाय आधारित बाढ़ प्रबंधन जो होता है, जो आपका कम्युनिटी वाला होता है
उससे जन जागरूकता और प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर देखिए बाढ़, भारत में बाढ़ प्रमुख प्रबंधन परियोजनाएं कौन कौन सी है। पहला है आपका एनएफसीपी। एनएफसीपी क्या होती है आपकी? राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम, ठीक है, नेशनल फ्लड कंट्रोल प्रोग्राम, वो क्या है आपका? एनएफसीपी। कब स्टार्ट हुआ था? 1954 में स्टार्ट हुआ था। 1954 में आई थी आपकी राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम। कब लाया गया था, कब स्टार्ट किया गया था? 1954 में किया गया था। उद्देश्य एक ही था, बाढ़ का टॉपिक चल रहा है तो भाई बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए एक संरचना बनाना। किसका काम था आपका? एनएफसीपी का था, जो आपकी राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम है। कब स्टार्ट हुआ था? 1954 में। डेट याद रखना है, डिपार्टमेंट का नाम याद रखना है, फुल फॉर्म याद रखनी है। फिर आपका एक आया था राष्ट्रीय बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम, यानी कि एफएमपी, फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम। ये केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। तटबंध, ड्रेनेज और नदी प्रशिक्षण कार्य इसके अंतर्गत किए जाते हैं। फिर आ जाता है आपका एनडीएमपी। एनडीएमपी 2016 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, बाढ़ अनुभाग यानी कि प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स और रिकवरी पर यह काम करता है। सीडब्ल्यूसी आपका फोरकास्टिंग स्कीम आई थी। सीडब्ल्यूसी क्या होता है? लाख बार करवा चुकी हूँ। सेंट्रल वाटर कमीशन फ्लड फोरकास्टिंग स्कीम, ये क्या थी? नदी जल स्तर का पूर्वानुमान करना, ठीक है, उसके ऊपर निगरानी करना और बाढ़ चेतावनी यानी कि फ्लड की वार्निंग को एसएमएस के द्वारा या मीडिया के द्वारा पहुंचाना। हरियाणा में बाढ़ प्रबंधन परियोजनाएं कौन सी है? हरियाणा में कौन सी है? हरियाणा की आपकी जो नदियां हैं, घग्गर तो है ही, जो आपकी घग्गर नदी है, घग्गर हाकड़ा, ठीक है, ये तो क्या है? ये तो है ही बाढ़ का रीजन, ठीक है। यमुना, मारकंडा, ठीक है, इन नदियों की वजह से हमारे हरियाणा में हमें बाढ़ देखने को मिलती है। जैसे यमुना तटबंध परियोजना स्टार्ट की थी आपकी, यमुना के किनारे तटबंध का निर्माण किया गया था। इसकी वजह से जो हमारा यमुना नगर है, करनाल है, पानीपत है, इन एरियाज की क्या होती है भाई? इन एरिया की सिक्योरिटी की जाती है, सुरक्षा दी जाती है। जैसे घाघरा मारकंडा बाढ़ नियंत्रण परियोजना आई थी। कौन सी परियोजना आई थी? घाघरा मारकंडा बाढ़ नियंत्रण परियोजना, जो आपके नॉर्थ हरियाणा के लिए है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल हो गया आपका, ये जो एरिया है यहाँ पर आपका बाढ़ का नियंत्रण किया जाता है। तटबंध और वही ड्रेनेज सुधार किया गया था। फिर आई थी आपकी एक और योजना, कौन सी? ड्रेनेज सुधार योजना। ड्रेनेज सुधार योजना किस लिए आई थी? जो आपके खेतों में पानी भर जाता है या हमारे अर्बन एरियाज में पानी भर जाता है, उसकी सुरक्षा के लिए आई थी ड्रेनेज सुधार योजना, ठीक है। जैसे आपका फरीदाबाद, गुरुग्राम शहरी बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए। फिर आई थी आपकी एक एसडीएमपी। एसडीएमपी यानी कि जो आपकी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट आया था। एसडीआरएफ क्या होता है? जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग की भूमिका निभाता है, या स्वास्थ्य विभाग भी इसमें भूमिका निभाता है अपनी। इसका कौन होता है? डीएम होता है इसका अध्यक्ष, ठीक है। बाढ़ प्रबंधन से जुड़ी हुई योजना कौन सी थी? एक तो आपकी एनडीएमए राष्ट्रीय दिशा निर्देश करती है। सीडब्ल्यूसी बाढ़ का पूर्वानुमान लगाती है। आईएमडी वर्षा की चेतावनी देती है। आईएमडी क्या करती है? वर्षा की चेतावनी देती है। एनडीआरएफ बचाव अभियान के लिए है। एसडीआरएफ राज्य स्तरीय प्रतिक्रिया के लिए, और जिला प्रशासन राहत व पुनर्वास के लिए, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देखा कि हमने ये देखा कि बाढ़ के लिए कौन कौन सी, बाढ़ प्रबंधन की क्या क्या परियोजनाएं चली थी, हरियाणा में कौन सी चली है, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सी चली थी हमारी। एक तो हमारा जो संरचनात्मक परियोजना होती है, जैसे आपके डैम्स हो गए, तटबंध बनाने हो गए, ड्रेनेज सुधार परियोजना होगी, बाढ़ विचलन नहरें होगी, और नॉन स्ट्रक्चरल में हम कौन सी ले जाएंगे भाई? फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम हो गया आपका, ठीक है। फ्लड प्लेन जोनिंग सिस्टम हो गया। आपदा प्रबंधन की योजनाएं किस किस के अंतर्गत हम ये चीज करते हैं? जन जागरूकता अभियान और प्रशिक्षण देना, ठीक है। अगर हम भारत की बात करें तो बाढ़ प्रबंधन परियोजना कौन कौन सी है? सबसे इंपॉर्टेंट है एनएफसीपी, जो 1954 में स्टार्ट हुई थी। आपकी क्या थी? नेशनल फ्लड कंट्रोल प्रोग्राम 1954 में स्टार्ट हुई थी, बाढ़ नियंत्रण संरचना बनाता है। फिर आपकी हुई थी एक एफएमपी फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की जाती है। फिर आपकी एनडीएमपी होगी, 2016 में आई थी, ठीक है, जो प्रिपेयर्ड रिस्पॉन्स और रिकवरी पर काम करती है। फिर आपका जो सीडब्ल्यूसी फ्लड फोरकास्टिंग स्कीम आया था। उसके बाद जैसे हरियाणा की कौन कौन सी आई थी भाई? यमुना तटबंध परियोजना है, घग्गर मारकंडा बाढ़ नियंत्रण परियोजना आई है, ड्रेनेज सुधार परियोजना आई है,
ठीक है। अगर हम संस्थाओं की बात करें तो एनडीएम में क्या भूमिका निभाता है, राष्ट्रीय दिशा निर्देश देता है। आपका सेंट्रल वाटर कमीशन क्या करता है, बाढ़ का पूर्वानुमान लगाता है। आपका जो मौसम विभाग है, ठीक है, वो क्या करता है, हमारे वर्षा की चेतावनी के लिए या सुनामी की चेतावनी होगी, इन सब की हमें जानकारी देता है। एनडीआरएफ क्या करता है भाई, रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाता है। एसडीआरएफ जो हरियाणा का है वो क्या करता है, राज्य स्तरीय प्रतिक्रिया देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जिला प्रशासन राहत और पुनर्वास के लिए। अगर हम इसके क्विक रिवीजन करें तो क्या करें, बाढ़ प्रबंधन का उद्देश्य क्या होता है, नुकसान न्यूनतम करना। न्यूनतम का मतलब होता है नुकसान को कम करना, सिंपल लैंग्वेज लिख लो, नुकसान कम करना। स्ट्रक्चरल उपाय क्या है, बाढ़ तटबंध और ड्रेनेज सिस्टम। नॉन स्ट्रक्चरल उपाय क्या हो गए, संरचनात्मक और असंरचनात्मक। अर्ली वार्निंग सिस्टम और आपका फ्लड प्लेन जोनिंग सिस्टम था जो सीडब्ल्यूसी क्या करती है, बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने वाली एक संस्था है। हरियाणा में प्रमुख नदियां जिससे बाढ़ आती है, यमुना और घग्गर। एसडीआरएफ राज्य स्तरीय प्रतिक्रिया बल। एनडीएमपी राष्ट्रीय आपदा योजना। बाढ़ पुनर्वास क्या होता है, घर फसल पशुधन वापस से इनको अपना पुनर्वास देना, इनकी रिकवरी करना और इनको घर बार देना भैया, आर्थिक मदद करना, सोशली मदद करना, लाइवलीहुड की मदद करना और मानसिक मदद करना। फ्लड प्लेन जोनिंग क्या होता है, दीर्घकालीन समाधान के लिए होता है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्या होता है, प्रभावी बाढ़ प्रबंधन की एक कम्युनिटी होती है, समुदाय होता है हमारा। ये था हमारा बाढ़ से रिलेटेड परियोजनाएं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा आपका, चक्रवात, साइक्लोन। क्या होता है चक्रवात, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यही आ जाएगा कि साइक्लोन होता क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ साइक्लोन, ठीक है। अगर सिंपल लैंग्वेज में आप सुनो तो चक्रवात एक तीव्र गति से घूमने वाला निम्न दाब क्षेत्र है। यानी कि चक्रवात क्या होता है, एक निम्न दाब प्रणाली है जो समुद्र के ऊपर बनती है। जैसे ही समुद्र के ऊपर ऐसे राउंड राउंड सा ऐसे बन जाएगा भाई, ये निम्न दाब की वजह से बनता है। और फिर क्या होता है, जैसे ही हवा तेज होती है और भारी वर्षा होगी, तूफानी लहरों के साथ क्या करता है, मान लो ये सी है, ये हमारी अर्थ है, मतलब हमारी सतह, धीरे 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 ये यहाँ पर आके अपना रंग दिखाता है, ठीक है। ये क्या होता है, आपका चक्रवात होता है, यानी कि तीव्र गति से घूमने वाला एक निम्न दाब क्षेत्र। चक्रवात एक तीव्र निम्न दाब प्रणाली है जो समुद्र के ऊपर बनती है और तेज हवा, भारी वर्षा और तूफानी लहरों के साथ हमारे जो कोस्टल एरिया हैं, हमारे तटवर्ती क्षेत्र हैं, उनको भारी नुकसान पहुंचाता है। ये होता है आपका चक्रवात। चक्रवात कैसे हो सकता है, तेज हवाएं, भारी वर्षा और जो आपका स्ट्रॉम सर्ज होते हैं यानी कि समुद्री ज्वार है, ये पाई जाती हैं। समुद्र के ऊपर विकसित निम्न दाब प्रणाली को ही हम क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। चक्रवात बनने की आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है, कैसी परिस्थितियों में होता है, या तो समुद्री सतह तापमान है वो 26 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, उससे ज़्यादा होता है हमारा समुद्र का टेम्परेचर अर्थ के टेम्परेचर से, यानी कि सतह के टेम्परेचर से ज़्यादा हो, यानी कि आपका ये लगा के चलो 25 डिग्री सेल्सियस प्लस, ठीक है। पर्याप्त कोरियोलिस बल, यानी कि कोरियोलिस बल क्या होता है, जो भूमध्य रेखा से दूर हो, ठीक है। अगर कोरियोलिस बल आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको करवा देती हूं। कोरियोलिस बल क्या होता है बेटा, जितना हम भूमध्य रेखा, जैसे हमारी ये अर्थ है, इस अर्थ की ये हमारी क्या है, ये हमारी, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ही समझा देती हूं। देखो भाई, कोरियोलिस बल क्या होता है, पहले इस चीज को समझो आप। कोरियोलिस बल, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कोरियोलिस, ठीक है। ये क्या होता है, अगर आप इसको समझो, हमारी अर्थ है, अगर मैं शेप ले लूं राउंड, मान लो ये हमारी अर्थ है भाई, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। जब अर्थ रोटेशन के कारण रोटेट करती है, हमारी अर्थ कैसे, हमारी अर्थ कैसे रोटेट करती है, अर्थ रोटेट कर रही है,
मान लो अर्थ रोटेट कर रही है, अब मैं इसको घुमा के नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरे पास ग्लोब नहीं है। जब रोटेट करते हुए कोई भी वस्तु के मार्ग में एक एपरेंट डिफ्लेक्शन होता है, यानी कि जिसको हम आभासी विचलन कहते हैं, वही क्या होता है, हमारा कोरियोलिस बल होता है। ठीक है, और जो ये बल होता है ये कोई वास्तविक बल नहीं होता, ये जैसे पृथ्वी घूमती है तो महसूस होता है कि हाँ भाई फील होता है, वैसे ये कोई रियल नहीं होता, पर पृथ्वी के घूमने से ये हमें फील होता है, इसका प्रभाव फील होता है कोरियोलिस बल का। ठीक है, जैसे देखो हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हमारा क्या, हम इसको अगर थोड़ा सा और बड़ा कर लें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक सेकंड रुको, दोबारा ही बना लेते हैं भाई, छोड़ो। मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, हमारा ये क्या है, ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ये हमारा साउदर्न हेमिस्फेयर है। आपने जब भी देखा होगा जब भी डिफ्लेक्शन होता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कैसे होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जब भी जो आपका विचलन होता है या जिसको हम डिफ्लेक्शन बोलते हैं वो कैसा होता है, वो हमारे राइट साइड होता है। कहाँ होता है, वो राइट साइड को होता है। कहाँ होता है, राइट साइड होता है। और साउदर्न हेमिस्फेयर में जो डिफ्लेक्शन होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड होता है। कहाँ होता है, लेफ्ट साइड होता है। और जबकि जो हमारी ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, इस पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता जो 0 डिग्री पर हो। ठीक है, तो भूमध्य रेखा पर जो आपका कोरियोलिस बल है ये कभी लगता ही नहीं। ठीक है, ये वेव्स के अकॉर्डिंग चलता है, बस फील होता है। जैसे ना आपकी जो हवाओं की दिशाएं होंगी, विंड्स होंगी आपकी, या ओशियंस करंट्स होती हैं, समुद्री धाराएं होंगी, आपके जो साइक्लोन हो गए, या आपका वेदर सिस्टम हो गया, या मिसाइल या एरोप्लेन्स हो गए, ये इन चीज़ों पे प्रभाव डालती है। जो कोरियोलिस बल है किस किस पे प्रभाव डालता है, हमारी विंड्स पे प्रभाव डालता है। ठीक है, हमारे ओशियन करंट्स पे अभाव डालता है। और ये ओशियन करंट्स क्या होता है, वही समुद्री धाराएं किस किस पे डालता है, मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ। जो कोरियोलिस बल है ये अपना प्रभाव किस पर डालता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये अपना प्रभाव किस किस पर डालता है। ये अपना प्रभाव डालता है हवाओं की दिशाओं पर, हवाओं की दिशा पर अपना प्रभाव डालता है, समुद्री धाराओं पर अपना प्रभाव डालता है, समुद्री धाराओं पर जिसको हम ओशियन करंट्स बोल देते हैं, साइक्लोन्स पर अपना प्रभाव डालता है। हमारा जो वेदर सिस्टम है, वेदर सिस्टम है, या जो हमारे मिसाइल्स हो गए या एरोप्लेन्स हो गए, इनके लॉन्ग डिस्टेंस मोशन बोल देते हैं, उस पर बल डालता है। तो सिंपल लैंग्वेज में आप एक बात याद रखो कि कोरियोलिस बल क्या होता है। जैसे हमारी अर्थ रोटेट करती है, रोटेट करती है तो जो वेव्स उठती हैं या जो विंड्स होती है उस पर जो एक दबाव महसूस होता है। ठीक है, आंधी आ जाए, आप आंधी की तरफ फेस करके चलोगे, मान लो नॉर्थ साइड से आंधी आ रही है या ईस्ट साइड से आंधी आ रही है, हम इस साइड ही मुंह करके खड़े हैं तो हम पे एक प्रेशर पड़ता है एयर का, बस वही होता है आपका कोरियोलिस बल। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में ये समझो। जैसे देखो जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है ना, अगर हम साइक्लोन की बात करें तो हमेशा ये एंटी क्लॉकवाइज ही साइक्लोन बनेगा। कैसे साइक्लोन बनेगा, ऐसे घूमेगा साइक्लोन, ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा। लेकिन अगर हम साउदर्न हेमिस्फेयर की बात करें, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऐसे घूमेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऐसे, यहां से स्टार्ट होके ऐसे घूमेगा, ऐसे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और साउदर्न हेमिस्फेयर में घूमेगा ऐसे, क्लॉकवाइज घूमेगा किसमें, आपके साउदर्न हेमिस्फेयर में, साइक्लोन के टाइम पे। ठीक है, जैसे देखो आपके जो आपकी गल्फ स्ट्रीम्स बनती है या आपकी जो हम्बोल्ट्स करंट्स होती हैं, ये सेम रीज़न है, इसके और चीज़ पे मत जाओ। कोरियोलिस
फोर्स है, इसका एक ही रीजन होता है भाई, हमारी जो पृथ्वी का घूर्णन है, जो हमारी रोटेशन है। सिर्फ ये याद रखो, जो कोरियोलिस फोर्स होती है ये हमारी भूमध्य रेखा विषुवत रेखा पर 0 होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पर ये हमारे राइट साइड मूव करती है, और चक्रवात की दिशा उससे क्या बनती है, साइक्लोन की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज बनती है। ठीक है, इतना याद रखो, नॉर्थ, राइट, साउथ, लेफ्ट, इतना याद रखना। सिर्फ साउथ में क्लॉकवाइज, नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज वेव्स बनती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आई गेस। सीधा याद रखो, हवा से पृथ्वी जब भी घूर्णन करती है तो जो इससे बल बनता है या फोर्स हमें एक फील होती है, हवा का दबाव फील होता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, कोरियोलिस बल बोलते हैं। भूमध्य रेखा से दूर होता है क्योंकि भूमध्य रेखा पर ये 0 फोर्स होती है इसकी। ठीक है, अगर फिर आ जाती है आपकी लो विंड शेयर, यानी कि कम ऊर्ध्वाधर पवन कतरन होती है। ठीक है, पूर्व विद्यमान निम्न दाब होता है, पर्याप्त नमी होती है, ये चक्रवात की स्थिति होती है। चक्रवात के प्रकार क्या क्या हैं, जैसे हिंद महासागर में आपका साइक्लोन आता है, अटलांटिक महासागर में हमने उसको क्या नाम दे दिया, हरिकेन नाम दे दिया, प्रशांत महासागर में हमने टाइफून बोल दिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विली विली बोल दिया। ठीक है, ये हमारे चक्रवात के कुछ नाम है, इनको याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा कि ये बताओ तीव्रता के आधार पर आपका जो आईएमडी है वो किस किस में वर्गीकृत करता है, यानी कि किस किस चीज में आपकी चेंज करता है। तो सबसे पहला जो डिप्रेशन अवदाब, आपका अवदाब पता है क्या होता है, डिप्रेशन, डिप्रेशन क्या होता है साइक्लोन में पता है? साइक्लोन डिप्रेशन देखो भाई पहले, उसके बाद ही आएंगे हम अवदाब। क्या क्या भाई हमारा जो मौसम विभाग है वो क्या काम करता है। जो आपका ये डिप्रेशन होता है बेटा, ये क्या होता है, ये आपका एक लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर होता है और कुछ नहीं होता। लो प्रेशर वही जो आपकी निम्न दाब प्रणाली है। ठीक है, निम्न दाब प्रणाली जिसकी वजह से साइक्लोन बनता है, ये क्या करता है, ये समुंदर के ऊपर बनती है और आगे चलकर ये साइक्लोन का रूप ले लेती है, वही आपका डिप्रेशन होता है। यानी कि चक्रवात बनने की प्रारंभिक और मध्य चरण होता है, यानी कि आपका प्राइमरी और सेकेंडरी फेज होता है साइक्लोन बनने का, क्या आपका डिप्रेशन। ठीक है, क्या होता है डिप्रेशन, चक्रवात बनने से पहले की कड़ी होती है। ठीक है, यानी कि ये लगा के चलो, हवा का जब हवा की स्पीड आपकी 31 to 49 किलोमीटर पर हावर हो ना, तो हम इसको कहते हैं कि डिप्रेशन है। कैसे बनता है देखो, समुद्र की सतह का तापमान या तो 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, समुद्र की सतह का तापमान, या 27 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। मैंने आपको करवाया था ना अप्रोक्सीमेट 26.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आया था आपका। जब समुद्र की सतह का टेम्परेचर है वो 27 डिग्री या उससे ज़्यादा हो, तो समुद्र के ऊपर क्या बनता है, एक डिप्रेशन बनता है, एक लो प्रेशर बनता है। जो ये लो प्रेशर बनता है, फिर क्या करता है, ये हवा चारों ओर से घूमते हुए एक सेंटर पॉइंट पे आ जाती है। मान लो हवा यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ से भी हवा आ रही है, यहाँ से भी हवा आ रही है, ये हवा आ रही है और यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट है, ये एक केंद्र है, सारी हवाएं यहाँ आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ हवा आने की वजह से आपके फिर यहाँ पर क्या बनता है, कोरियोलिस बल बनता है, कोरियोलिस फोर्स बनती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये अर्थ जैसे रोटेट हो रही है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे, जैसे आपका एंटी क्लॉकवाइज बनता है और साउदर्न हेमिस्फेयर पे आपका क्लॉकवाइज बनता है, तो ये ऐसे बनना स्टार्ट हो जाती है, ये हवा की करंट्स ऐसे बनती है। ठीक है, और हवा की गति जो स्पीड होती है वो 31 to 49 किलोमीटर पर हार के डिप्रेशन पे आ जाती है। यही होता है आपका कि भाई साइक्लोन कैसे बनता है, डिप्रेशन, यही चीज होती है। गहन अवदाब यानी कि डिप्रेशन हो गया। चक्रवाती तूफान बनता है, कैसे बनता है, भीषण चक्रवाती तूफान बनेगा या नहीं बनेगा, या अति भीषण चक्रवाती तूफान आएगा, इस चीज का वर्गीकरण कौन करता है, हमारा मौसम विभाग करता है। आपको समझाने का मीनिंग यही था। ठीक है, लो प्रेशर एरिया कौन सा होता है, लो प्रेशर एरिया होता है जो हमारा 31 किलोमीटर पर आवर से भी जिसकी कम स्पीड हो। ठीक है, डिप्रेशन कितना होता है, 31 to 49 किलोमीटर के बीच में होता है। डीप डिप्रेशन की बात आ जाए, जो ये गहन अवदाब है, गहन अवदाब का मतलब होता है आपका डीप
डिप्रेशन क्या होता है? ये डीप डिप्रेशन होता है। ये क्या होता है आपका? डीप डिप्रेशन। इसमें आपका कितना होना चाहिए? हवा की स्पीड 50 टू 61 किलोमीटर पर हार की स्पीड होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि भाई चक्रवाती तूफान बन रहा है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? साइक्लोन स्टॉर्म। इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 62 टू 80 किलोमीटर पर हार की स्पीड होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 62 टू 88 किलोमीटर, यानी कि 62 से 88 किलोमीटर अगर पर आवर की स्पीड से आ रहा है तो सोच लेना कि भी चक्रवाती तूफान आ रहा है। अगर ये स्पीड हो जाए आपकी 89 से 118 किलोमीटर पर आवर की, तो सोच लेना कि भीषण चक्रवाती तूफान आ रहा है। ठीक है, भीषण चक्रवाती तूफान कब आ रहा है? कि जब 89 से 118 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाए। और अगर अति भीषण चक्रवात कब आएगा? जब स्पीड हो जाए 119 से 221 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, और सुपर साइक्लोन किसको बोलते हैं हम? सुपर साइक्लोन वो होता है बेटा जिसकी स्पीड आपकी 221 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सुपर साइक्लोन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? और समझाने की जरूरत है? आई गेस डिप्रेशन भी आपको समझ में आ गया होगा, या डीप डिप्रेशन की स्पीड कितनी होती है, नॉर्मल स्टॉर्म की स्पीड कितनी होती है, आपकी स्टॉर्म की कह रही हूँ, नॉर्मल साइक्लोन की स्पीड कितनी होती है, या आपकी भीषण चक्रवाती तूफान की स्पीड कितनी होती है, अति भीषण चक्रवाती तूफान की स्पीड कितनी होती है, और सुपर साइक्लोन स्पीड कितनी होती है, वो सब करवा चुकी कि कैसे कैसे कितनी स्पीड पे ये कूदते हैं। कूदते तो क्या है भाई, हम लोगों को ही चपेटे में लेते हैं। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें, कि बात आ जाए कि भारत में डिप्रेशन कहाँ बनता है, यानी कि जो आपका अवदाब है जिसको हम डिप्रेशन बोलते हैं, वो भारत में कहाँ बनता है? ये बनता है आपकी, ये देखो, ये हमारा कोस्टल एरिया, ये हमें पता है यहाँ क्या है? बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल जिसको हम क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी। क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे क्या है? हमारा अरब सागर है। ठीक है, आपका डिप्रेशन कहाँ कहाँ बनेगा? या तो यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा, समुद्रों में ही बनता है। ठीक है, नदी में तो बनेगा नहीं। तो आपके क्वेश्चन आ जाए कि ये बताओ कि भारत में डिप्रेशन कहाँ बनता है? बंगाल की खाड़ी में तो सबसे ज्यादा बनता है, और अरब सागर में भी बनता है। और मानसून के समय आपका कौन सा डिप्रेशन आता है? इनलैंड डिप्रेशन भी बनते हैं, जैसे आपका एमपी में, यूपी में, बिहार में। ठीक है, मानसून के समय जो तूफानी हवाएं चलती हैं, तूफान के साथ बारिश आती है, उनको हम बोलते हैं इनलैंड डिप्रेशन। क्या बोलते हैं हम उनको? इनलैंड डिप्रेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, किसको बोलते हैं? इनलैंड डिप्रेशन, जो हमारे मानसून के टाइम पे तेज तूफानी हवाएं आती हैं मानसून के समय। इस चीज को भी याद रख लेना। और डिप्रेशन की निगरानी कौन रखता है? अभी बताया था कौन रखता है? हमारा इंडिया, जो हमारा आईएमडी है, यानी कि इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट रखता है। और आपका डॉपलर भी रखता है। डॉपलर रडार हमने की थी ना अच्छे से, डॉपलर रडार भी इसकी निगरानी करता है। और हमारा जो सैटेलाइट है, कौन सा सैटेलाइट? हमारा इनसेट इसरो। ठीक है, ये निगरानी रखते हैं। ठीक है, ये सैटेलाइट्स रखते हैं। तो देखो, भारत में चक्रवात प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं? अगर हम भारत में चक्रवात प्रभावित क्षेत्र बोलें तो वही हमारा पूर्वी तट पर, अगर हम बात करें तो हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पर इस एरिया में क्या आ जाएगा? देखो, ये हमारा इंडिया है, मान लो साउदर्न इंडिया है। ईस्टर्न पूर्वी तट पर हमारा ओडिशा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल हो गया, ये आपका तमिलनाडु हो गया। ईस्टर्न घाट पे तो ये आएंगे भाई, चक्रवात से प्रभावित होंगे। यहाँ से हमारा गुजरात प्रभावित होगा, महाराष्ट्र प्रभावित होगा, गोवा प्रभावित होगा, कर्नाटक होगा और केरल होगा। ठीक है, अगर अब हम बात करें किस चीज़ की, कि एग्जाम फैक्ट क्या कहता है हमें, भारत में 80% चक्रवात कहाँ पर आते हैं? 80% चक्रवात मैंने आपको बताया था कि बे ऑफ बंगाल में डिप्रेशन ज़्यादा बनते हैं। तो चक्रवात भी कहाँ ज़्यादा आएंगे? हमारे ईस्टर्न साइड ही आएंगे। ठीक है, चक्रवात 80% चक्रवात कहाँ आते हैं? हमारे बे ऑफ बंगाल में डिप्रेशन बनता है, अवदाब बनता है, उसी से साइक्लोन आते हैं। और वो हमारा जो उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, ठीक है, और आपका
तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इन एरिया में चक्रवात लेके आता है। भारत में प्रमुख चक्रवात कौन कौन से थे? एक तो आया था आपका चक्रवात 2019 में ओडिशा में, जिसको हमने नाम क्या दिया था? फानी। क्या नाम दिया था? फानी। फानी के टाइम पे ऑपरेशन क्या चला था? फानी राहत अभियान। कौन सा ऑपरेशन चला था? फानी राहत अभियान। ठीक है। चक्रवात फानी कब आया था? 2019 में। कहाँ आया था? ओडिशा में। कौन सा ऑपरेशन चला था? फानी राहत अभियान चला था। एजेंसी कौन सी थी? हमारी आर्मी थी और एनडीआरएफ की टीम थी। फिर हमारा 2020 में वेस्ट बंगाल में आया था चक्रवात। कौन सा? अम्फान। कौन सा आया था भाई? अम्फान चक्रवात, जिसको हमने नाम क्या दिया था? अम्फान। क्या नाम दिया था? अम्फान। और कौन सा ऑपरेशन चला था? अम्फान राहत। कौन सी एजेंसियां थी इसमें? एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, यानी कि स्टेट और नेशनल दोनों ही फोर्सेस थी आपकी। और फिर हमारा 2020 में महाराष्ट्र में आया था एक चक्रवात। कौन सा? चक्रवात निसर्ग। कौन सा आया था? चक्रवात निसर्ग चक्रवात आया था। कहाँ? महाराष्ट्र में। कब आया था? 2020 में आया था। ऑपरेशन निसर्ग ही इसका नाम था। पहली बार महाराष्ट्र में एक तीव्र चक्रवात आया था। कौन सा? चक्रवात निसर्ग 2020। ठीक है। चक्रवात फानी कब आया था? 2019 उड़ीसा में आया था। 2020 में चक्रवात अम्फान आया था वेस्ट बंगाल में। 2020 में ही आपके महाराष्ट्र में निसर्ग साइक्लोन आया था। और 2021 में ताउते आया था। ताउते कहाँ आया था? गुजरात में आया था। 2021 में ताउते कहाँ आया था? गुजरात में आया था। ठीक है। और फिर आपका मिचोंग साइक्लोन कब आया था? मिचोंग साइक्लोन आया था बेटा आपका तमिलनाडु में। कहाँ आया था? यहाँ आया था तमिलनाडु में। आपका कौन सा आया था? मिचोंग साइक्लोन। ठीक है। 2023 में आया था। इनके नाम पे ही इनके ऑपरेशंस थे, ये याद रख लेना। चक्रवात के प्रभाव क्या पड़ते हैं? जैसे देखो भाई, जन धन हानि, फसल नष्ट, बिजली संचार बाधित, समुद्र जल का अंतर्देशीय प्रवेश, तटीय कटाव। अगर हम चक्रवात की बात करें, आपका एक और चक्रवात आया था। कौन सा आया था? 2004 में। याद करो कौन सा आया था 2004 में? याद करो, जिसको क्या नाम दिया जाता है। ठीक है। वो तो बहुत खतरनाक चक्रवात था भाई। कब आया था? 2004 में आया था ना, जिसमें आपके इंडोनेशिया में भी पूरा खत्म हो गया था और इंडोनेशिया में भी करवाया था। ठीक है। हमारी गई थी राहत टीम। याद रख लेना, 2004 में आया था आपके हिंद महासागर चक्रवात, जिसने हमारे ईस्टर्न में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे भारी नुकसान पहुंचाया था। 2004 में आया था। ठीक है। देखो, जो हमारे, अगर हम हिंद महासागर चक्रवात, अगर वो मैंने लिखवाया होगा तो आगे ठीक होगा, वरना आगे करते हैं उसको कवर। पहले हम देखते हैं। ठीक है। चक्रवात प्रबंधन। चक्रवात प्रबंधन में आपके क्या आ जाएगा भाई? आपदा से पहले वही कि भाई जो आपका मौसम विभाग है वो पहले चेतावनी दे दे। तटीय चेतावनी प्रणाली होगी आपका, साइक्लोन शेल्टर्स हो गए और जन जागरूकता अभियान हो गए। सर्च और रेस्क्यू कब होता है? जब ड्यूरिंग डिजास्टर हो, निकासी का काम हो जाएगा, राहत शिविर हो जाएगी, मेडिकल फैसिलिटी हो जाएगी। आपदा के बाद वही आपका पुनर्निर्माण, भाई मुआवजा का काम और आजीविका की बहाली। चक्रवात चेतावनी संस्थाएं कौन कौन सी हैं? हमारी आईएमडी है, मुख्य चेतावनी एजेंसी, करवा चुकी हूँ। आपका INCOIS की फुल फॉर्म आप मुझे बताओगे, मैं बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में है। ये समुद्री चेतावनी देता है। और आपका NDMA और NDRF। अगर हम बात करें चक्रवात चेतावनी एजेंसी कौन सी है? IMD। सर्वाधिक चक्रवात कहाँ आते हैं? पूर्वी तट पर आते हैं। कितने %? 80%। न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए समुद्री सतह का? 26.5 डिग्री सेल्सियस, या आप 27 डिग्री सेल्सियस कर लो, सीधा याद। छोटो पॉइंट्स में अप्रोक्सीमेट 27 डिग्री सेल्सियस कर लो। भारत का पहला चक्रवात नामकरण 2004 में जो आपको बताया था, कौन सा आया था? हिंद महासागर चक्रवात। सबसे विनाशकारी चक्रवात कौन सा था? अम्फान। 2020 में अम्फान चक्रवात कहाँ पर आया था? बताओ अब मुझे। अम्फान अभी हम पीछे करके आए थे, कहाँ आया था अम्फान? किसको नाम दिया गया था अम्फान चक्रवात का? कहाँ हुआ था? वेस्ट बंगाल में 2020 में। ठीक है। ये सबसे खतरनाक चक्रवात था भाई। ठीक है। कौन कौन से चक्रवात थे? फानी 2019 ओडिशा में, अम्फान 2020 वेस्ट बंगाल में, निसर्ग 2020 में, और आपका ताउते 2021 में, मिचोंग 2023 में,
ऐसे तो बहुत साइक्लोन आते भी रहते हैं, पर हमें मेन मेन वो करने हैं जिनसे हमारा भारी नुकसान हुआ था। भारी नुकसान हुआ था 2004 में हिंद महासागर वाले का। ठीक है, अगर आप बात देखो कि हिंद महासागर के, अगर हम सारे साइक्लोन की बात करें तो हिंद महासागर में, अगर हम सारे साइक्लोन्स की बात करें ना बेटा, हिंद महासागर में, तो एक आया था आपका सुपर साइक्लोन ओडिशा। सुपर साइक्लोन ओडिशा आया था, जिससे सबसे पहली आपकी जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट आया था, जिसके तहत, ठीक है, सुपर साइक्लोन ओडिशा में कब आया था? 1999 में आया था। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी थी? इसकी स्पीड ही 260 किलोमीटर पर आवर की थी। बहुत बड़ा तूफान था ये, बहुत बड़ा साइक्लोन था। फिर आया था आपका ओडिशा और आंध्र प्रदेश में आया था फेलिन। फिलिन कर लिया ना। एक आया था फैलिन। कौन सा आया था? फैलिन। फैलिन कहाँ पर आया था? फैलिन आया था आपके ओडिशा में और आपके आंध्र प्रदेश में। कब आया था ये? 2013 में थे, पर इसमें ज़्यादा ऐसा नुकसान नहीं हुआ था, पर आया था फैलिन भी। फिर आपका फैनी आया था 2019 में, और आपका जो अम्फान आया था 2020 में आया था बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ताइतू कब आया था? 2021 में गुजरात में आया था, अरब सागर से उठा था। इससे आपका जो महाराष्ट्र है वो भी प्रभावित हुआ था। तो अगर हम हिंद महासागर के चक्रवातों की बात देखें या हमारे इंडियन साइक्लोन्स जो आते हैं उनकी बात देखें, तो बे ऑफ बंगाल में सबसे ज़्यादा आते हैं, अरब सागर में कम आते हैं। ठीक है, या तो मानसून से पहले आते हैं या बाद में आते हैं। ठीक है, बारिश होने से पहले आ जाएंगे या बारिश होने के बाद जरूर आते हैं। क्या रीज़न है? ज़्यादा वर्षा होना या समुद्री लहरें ज़्यादा उठना, यही चक्रवात को बनाते हैं। अगर बात करें कि चक्रवात का नाम ही किसने दिया था, चक्रवात का नाम दिया था आपके WMO ने। किसने दिया था? WMO ने। WMO की मेरे को फुल फॉर्म बताओ क्या है? WMO, जिसने चक्रवातों का नामकरण किया था, क्या है WMO? ठीक है, क्या है WMO? MO से तो आप समझ गए होंगे, हम तब से IMO कर रहे हैं, IMD कर रहे हैं। ठीक है, M से तो आप समझ गए कि क्या होता है। पहले मुझे ये बताओ, चक्रवात का जो नामकरण था वो किसने किया था? क्वेश्चन आ जाएगा, WMO ने किया था। WMO क्या है? वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो बात आ जाएगी साइक्लोन का नामकरण किसने किया था, तो हम कह देंगे वर्ल्ड मेटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। क्या बोलते हैं? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसने क्या दिया था? हमारे चक्रवातों के नाम दिए थे। ठीक है, अगर इसकी स्थापना की बात आ जाए तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 23 मार्च 1950 को हुई थी। इसीलिए 23 मार्च को क्या बोला जाता है? 23 मार्च को कौन सा दिन बनाया जाता है? 23 मार्च को हम बनाते हैं, कौन सा दिन बनाते हैं? विश्व मौसम विज्ञान दिवस। ठीक है, या हम इसको बोल देते हैं वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल। ठीक है, 23 मार्च को हम क्या बनाते हैं? वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल डे। इसके अगर हेडक्वार्टर की बात आ जाए कि भाई WMO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका जिनेवा। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। समझ में आ गया या ढंग से लिखवाऊं? खिचड़ी में आ जाएगा समझ में? लिख लो साथ के साथ, नहीं आए तो नेक्स्ट में ले आऊंगी, और क्या होगा भाई। ठीक है, WMO का मुख्य उद्देश्य ही क्या है बेटा? जो आपके चक्रवात आते हैं या बाढ़ आती है, सूखा आता है या हीट वेव आती है, इन आपदाओं की अर्ली वार्निंग देना। ठीक है, और जो हमारी कंट्रीज है उनके बीच में जो हमारा कोई भी मौसम हो, कोई भी क्लाइमेट हो, उसका डेटा को
इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना यानी कि आदान प्रदान करना, क्लाइमेट चेंज की निगरानी रखना या आपके आपदा जोखिम को कम करना, यही है WMO का उद्देश्य और कुछ भी नहीं है। ठीक है। ग्लोबल वेदर ऑब्जर्वेशन सिस्टम, साइक्लोन नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन करनी, फ्लड और ड्रोथिंग मॉनिटरिंग करनी, क्लाइमेट डाटा और रिसर्च करना, सैटेलाइट और आपकी जो रडार होती है उन डाटा का कोरिलेशन देखना, उनको कोऑर्डिनेट करना, अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत बनाना, यही काम होता है WMO का। और WMO का सदस्य हमारा भारत भी है, इस चीज़ को याद रख लेना। जो आपका IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये हमारा WMO से जुड़ा ही डिपार्टमेंट है, इनके अनुसार ही काम करता है आपका IMD। ठीक है, समझ में आ गया इतना? तो चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या चल रहा था। अब आ गई हमारी साइक्लोन मैनेजमेंट परियोजना यानी कि चक्रवात प्रबंधन परियोजना कौन कौन सी है। वही बेटा पहली संरचनात्मक परियोजना देखते हैं। तो भाई साइक्लोन शेल्टर्स बनाना यानी कि चक्रवात आश्रय स्थल यानी कि ऊंचे होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए और बहुउद्देशीय भवन होने चाहिए। स्कूल समुदाय भवन के रूप में भी उपयोगी होना चाहिए, जैसे आपका उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर आपके चक्रवात देखे जाते हैं, साइक्लोन्स देखे जाते हैं। तो यहाँ पर साइक्लोन शेल्टर्स जरूर बनाने हैं। ठीक है, ये काम होता है इनका, प्रबंधन के अंदर यही काम है। फिर तटीय तटबंध या सी वॉल बनानी। सी वॉल्स क्या होती है भाई, समुद्र का जल हमारी जो सतह है उस पर ज्यादा ना आए, थोड़ी थोड़ी सी लहरों के साथ जो आता है भाई वो भी रुक जाए। ठीक है। फिर होता है हमारा साइक्लोन रेजिडेंट हाउसिंग का मतलब क्या होता है, चक्रवात रोधी आवास यानी कि वही RCC ढांचा, ढलवा छत होनी चाहिए कि भाई पानी की लहर आए तो वो ऊपर छत पे ही ना रह जाए। ढलवा अगर स्लोप की तरह होगी तो पानी अगर साइक्लोन मतलब वेव अगर हमारा पानी आता भी है, चक्रवात आता भी है तो वो पानी ऐसे चला जाए। ठीक है, जो साइक्लोन आता है वो साइक्लोन के साथ उड़ ना जाए। ठीक है, जैसे इसके अंतर्गत आपका जो PMAY है, प्रधानमंत्री आवास योजना, वो साइक्लोन रेजिडेंट हाउसिंग के परियोजना के अंतर्गत ही आती है। जैसे आपका मैंग्रोव रोपण परियोजना, मैंग्रोव रोपण परियोजना आपकी कहाँ पर है, सुंदरवन डेल्टा में देखने को मिलती है, ओडिशा और आंध्र तट पर देखने को मिलती है। ठीक है। और हमारा अगर हम असंरचनात्मक परियोजना की बात करें तो भाई बेटा वही आपका भाई अर्ली वार्निंग सिस्टम IMD द्वारा होता है, या आपके जो सैटेलाइट होते हैं इसरो के द्वारा, या जो आपकी रडार प्रणाली है, ठीक है, डॉपलर रडार प्रणाली होगी, इन सब चीज़ों पे काम करना। CRZ तटीय क्षेत्र नियमन यानी कि जोखिम वाले क्षेत्रों में निर्माण पर नियंत्रण करना, दीर्घकालीन सुरक्षा के उपाय देना। और आपदा प्रबंधन परियोजनाएं NDMP भी काम करती है साइक्लोन पे। ठीक है, जन जागरूकता व मॉक ड्रिल पहुंचाना। अगर हम भारत की बात करें तो प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, पहली आपकी NCRMP जो आपकी क्या थी, राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना, जिसको हम कर चुके हैं। नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था, 2011 में स्टार्ट हुआ था। किसके सहयोग से हुआ था, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से स्टार्ट किया गया था। किसके सहयोग से स्टार्ट किया गया था, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से किया गया था। कौन सा आपका NCRMP कब स्टार्ट हुई थी, 2011 में। किसके सहयोग से स्टार्ट हुआ था, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। उद्देश्य क्या थे, क्या टारगेट्स है, वही साइक्लोन शेल्टर्स बनाना, अर्ली वार्निंग सिस्टम मजबूत करना, एवोकेशन राउट्स बनाना और कैपेसिटी की बिल्डिंग बनाना। ठीक है, IMD साइक्लोन वार्निंग प्रोग्राम। ठीक है, IMD साइक्लोन वार्निंग प्रोग्राम क्या कहता है भाई, आपको 4 स्टेजेस वार्निंग प्रोग्राम होता है ये, यानी कि चक्रवात की पहचान करना, उसकी स्पीड को जानना, उसकी डायरेक्शन को जानना और पहले ही एक अनुमान लगाना कि ये कितना नुकसान हो सकता है इससे। और फिर आपका CRZ पॉलिसी थी, कौन सी थी, कोस्टल रेगुलेशन जोन, वही था भी तटीय निर्माण पर नियंत्रण करना, जिससे आपका पर्यावरण भी ठीक रहे और आपका डिजास्टर से सेफ्टी भी रहे। ठीक है, तो कौन कौन सी परियोजना थी, पहली परियोजना थी हमारी जो NCRMP थी जो 2011 में आई थी, वर्ल्ड बैंक की सहायता से स्टार्ट हुई थी। सेकंड थी हमारी IMD साइक्लोन वार्निंग प्रोग्राम सिस्टम। फिर थर्ड कौन सा था हमारा, कोस्टल रेगुलेशन जोन। अगर अब हम कुछ केस स्टडी करें तो जैसे सुपर साइक्लोन उड़ीसा में 1999 में आया था, सबसे विनाशकारी था। इसकी स्पीड कितनी थी, 260 किलोमीटर पर हार से भी ज़्यादा थी इसकी स्पीड। फिर आपका जो फेलिन साइक्लोन आया था 2013 में उड़ीसा में।
फिर आपका फैनी आया था 2019 में उड़ीसा में। फिर आपका एम्फन आया था 2020 में, जो आपके वेस्ट बंगाल में, हाँ वेस्ट बंगाल में ही आया था बेटा ये, ठीक है। फिर आया था आपका कौन सा, बिपरजॉय। बिपरजॉय कब आया था, या तायतू भी बोल दिया था इसको, तायतू, ठीक है, तायतू भी इसको ही बोला गया था। 2023 में आया था गुजरात में, ठीक है। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं, वही एनडीएमए, आईएमडी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इंडियन नेवी और आपके कोस्टल गार्ड्स। चक्रवात कब बनता है, जब निम्न दाब प्रणाली हो, ठीक है, लो प्रेशर एयर हो, तब बनता है। एनडीआरएमपी किसकी सहायता से, वर्ल्ड बैंक की सहायता से ये समर्थित हुआ है। आईएमडी क्या है, चक्रवाती चेतावनी एजेंसी है, अर्ली वार्निंग सिस्टम हमें देता है। साइक्लोन शेल्टर्स जीवन रक्षा करते हैं। मैंग्रोव्स वन क्या करते हैं, हमारा एक प्राकृतिक कवच है। सीआरजेड तटीय निगरानी के लिए है। एनडीआरएफ प्रमुख बचाव बल है। एसडीआरएफ स्टेट का हो गया। एवोकेशन क्या हो गया, सबसे प्रभावी उपाय होता है। और प्रिपेयर्डनेस नुकसान कम करने की एक कुंजी है, ठीक है। आज हमारा साइक्लोन का भी कंप्लीट हो चुका। एक बार आप है ना उसके बारे में लिख लो, WMO के कुछ फैक्ट्स लिख लो। WMO क्या है, इसके बारे में 2-4 चीज ही आ सकती है आपकी, सिर्फ वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना पूछ ले, क्योंकि उस टाइम खिचड़ी पक गई थी ना। इसकी स्थापना पूछ ले 1950। इसका हेडक्वार्टर पूछ ले जिनेवा स्विट्जरलैंड। किसकी एजेंसी है, यूएन की एजेंसी है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब बनाया जाता है, 23 मार्च को बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि 23 मार्च 1950 को ही इसकी स्थापना की गई थी। भारत का आईएमडी WMO से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बारे में 4-5 चीजें आप याद रख लेना, ठीक है। क्या क्या करोगे, अगर हाँ इसके अंदर एक चीज और याद रख लेना, इसके अंतर्गत WMO के अंतर्गत भारत का एक RSMC भी है। RSMC क्या है, रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर, जो आपका न्यू दिल्ली में है, ठीक है। कहाँ पर है ये, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। जो आपका नॉर्दर्न इंडियन ओशियन है, जो हमारा हिंद महासागर है, इसके उसके ऊपर निगरानी रखता है। ये क्या करता है, आपका इसका नाम लिख लो, रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स। ये क्या करता है, हिंद महासागर की निगरानी करता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर पूछ ले, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर आपके न्यू दिल्ली में है, ठीक है बेटा। इस चीज़ को याद रखना जरूरी। चलो भाई, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में आपका सूखा और मरुस्थलीयकरण ये 2 लेके आते हैं। तो चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।